मैं घनश्याम पारिक आप सभी का जीएस हिंदी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज पूरा पेपर है 120 प्रश्न हिंदी साहित्य का इतिहास, जो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि परीक्षाओं के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। इसके अलावा सेंट्रल एग्जाम है उनके लिए भी ये प्रश्न है वो महत्वपूर्ण है। मैं विश्लेषण के साथ आपको इसको सोल्व करवा रहा हूँ। तो ये देखिए, पहला प्रश्न, इनमें से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? हिंदी साहित्य की भूमिका, रीति काव्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। अनुत्तरित प्रश्न। तो ये 5 विकल्प आपके आएंगे। तो यहाँ ये रीति काव्य की भूमिका, रीति काव्य की भूमिका है वो डॉक्टर नगेंद्र की है, डॉक्टर नगेंद्र। और इनका प्रकाशन वर्ष भी पूछ सकते हैं। तो हिंदी साहित्य की भूमिका का प्रकाशन 1940 में, और ये व्याख्यान ग्रंथ है, व्याख्यान ग्रंथ, ऐसे आपको याद रखना है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास है ये 1952 में, और ये भी 1952 में, 1952। ठीक है, 52 नहीं है ये तो 53 करना है, 53 करना है। अगला प्रश्न देखो, शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा था? तो आधुनिक काल का नाम शुक्ल जी ने गद्य काल रखा था। अभी संस्कृत डिपार्टमेंट में सेकंड ग्रेड के एग्जाम में ये पूछा। वर्तमान काल है वो मिश्र बंधुओं ने नाम दिया, ये मिश्र बंधु हैं। आधुनिक काल है वो कईयों ने नाम दिया, जिनमें रामचंद्र शुक्ल भी हैं, जिन्होंने सबसे पहले आधुनिक काल कहा था। और इसके अलावा डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये सब हैं। आलाखंड किस रचना का लोकप्रिय नाम है? तो ये परमाल रासो का है। आलाखंड, आलाखंड है वो परमाल रासो को ही कहते हैं। और आलाखंड नाम से चार्ल्स इलियट ने इसको लिपिबद्ध करवाया था, और श्याम सुंदर दास ने नागरी प्रचारिणी सभा के माध्यम से परमाल रासो नाम से प्रकाशित करवाया। पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादित पक्ष है तो ऐतिहासिकता। ये देखिए आप, यहां पर अगर मान लीजिए अनैतिहासिकता होता तो ये इसकी विशेषता है, अनैतिहासिकता। ये उल्टा दे सकते हैं कई बार, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अनैतिहासिकता है वो तो है, इसका मतलब ऐतिहासिकता नहीं है। और ऐतिहासिकता को लेकर के काफी यहां जो डिस्प्यूट्स हैं। रासो ग्रंथ परंपरा का सर्वाधिक प्रसिद्ध लेकिन उतना ही विवादास्पद काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो है। स्वयं रामचंद्र शुक्ल ने भी इसको जाली ग्रंथ कहा है 16वीं सदी का। पृथ्वीराज रासो के सर्गों को कहा गया, इसमें सर्ग है तो उनको समय कहा गया है। ये जो वृहत्तम यानी सबसे बड़ा जो संस्करण है उसमें, और सर्गों की संख्या है वो 69 है। देखो, छंद 68 हैं और सर्ग हैं या समय है वो 69 है। और ये 4 इसके संस्करण हैं जो अलग अलग हैं। तो नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा जो सबसे बड़ा संस्करण है उसमें 69 है। 69 ही ज्यादातर पूछते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो ये इतिहास का नहीं बल्कि व्याकरण का है, व्याकरण का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उक्ति, देखो इसको आप कैसे याद रखोगे? इतिहास में याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे व्याकरण है तो प्रकरण व्याकरण में होते हैं, संस्कृत वाली व्याकरण है या संस्कृत का व्याकरण है, उसमें आप देखते हो कि संज्ञा प्रकरण है। तो संज्ञा प्रकरण, तो प्रकरण है वो किसमें? व्याकरण में है। और उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, ये किसने लिखा? तो ये दामोदर शर्मा, दामोदर शर्मा द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। ये गद्य साहित्य में आता है। फिर इसके बाद में देखो, पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं। यहां प्रामाणिक, अप्रामाणिक और अर्ध प्रामाणिक। तो पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं श्याम सुंदर दास। ये तीनों अप्रामाणिक हैं, आचार्य शुक्ल, डॉक्टर बुल्लर और ग्रियर्सन। इसके अलावा देखो, अप्रामाणिक मानने वाले जो है वो शुक्ल के साथ में अन्य भी, मुरारीदान, श्यामलदान, ये भी इसमें आएंगे। और मानने वालों में देखो कर्नल टोड आ जाएगा और पंड्या भी आ जाएंगे, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, ये इसमें मानने वालों में आ जाएंगे। और अर्ध प्रामाणिक है, सुख सुखी संवाद के रूप में लिखा मानते हैं, वो कौन मानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। मुनिजिन विजय, और एक जो है वो इसमें हम ले सकते हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा, जो अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य देखिए आप, ये दोबारा देखते हैं। ये देखो आप, पृथ्वीराज रासो, बिसल देव रासो, परमाल रासो, खुमान रासो, तो पृथ्वीराज रासो। रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना और चंद्रवरदाई को प्रथम महाकवि माना।
पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता, तो नाम से ही पता चलता है कि ये कर्नल टोड है, ये जेम्स टोड, इनको संरक्षक कहा जाता है। आदिकाल की प्रमुख श्रृंगारिक कृति है, तो प्रमुख श्रृंगारिक कृति है वो विशलदेव रासो है। बाकी जो रासो ग्रंथ हैं उनमें वीर रस की प्रधानता है, लेकिन विशलदेव में श्रृंगार रस की प्रधानता है। ये प्रश्न भी प्राय पूछते ही रहते हैं। फिर इनमें विशलदेव रासो नरपति नाल है, नरपति नाल की रचना है। परमाल रासो है वो जगनिक की है, जगनिक परमाल रासो। फिर अगला प्रश्न देखो, 12 का प्रश्न देखिए, हिंदी में नक्सिक परंपरा का आरंभ किस रचना से प्राप्त हुआ है? तो ये राउलवेल से प्राप्त हुआ, जो रोडा की रचना है। किसकी है? रोडा की। रोडा की रचना है राउलवेल, और इसमें ये पहली शिलांकित कृति है, और नक्सिक वर्णन यहां से शुरू हुआ था राउलवेल से। विशिष्ट अद्वैतवाद, ये दूसरी बात यहां राउलवेल में आपको हो रहा है, ये चंपू काव्य है। चंपू काव्य यानी गद्य पद्य मिश्रित। चंपू काव्य भी कौन सा है? राउलवेल है, ठीक है। और ये अन्य हैं वो भी आप ध्यान में रख सकते हो। विशिष्ट अद्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन थे? तो विशिष्ट अद्वैतवाद के रामानुजाचार्य थे। शंकराचार्य हैं वो अद्वैतवाद के थे। रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की थी, बाद में वो श्री संप्रदाय में मिल गया। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद है, शुद्धाद्वैतवाद। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो मेरी सखी है वो हरि की दासी है, मेरी सखी हरि की दासी है, तो हरिदास सखी संप्रदाय। फिर ये आगे आ जाएंगे, विष्णु संप्रदाय वो रुद्र, विष्णु स्वामी ने रुद्र संप्रदाय की। निम्बार्काचार्य है वो सनक संप्रदाय। मध्वाचार्य है वो द्वैतवाद के प्रतिपादक है और ब्रह्म संप्रदाय के हैं। कबीर के गुरु का नाम रामानंद था, रैदास भी इनके शिष्य थे। फिर अगला प्रश्न देखो, 16 का प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? तो यहां आपको सोचना पड़ेगा। गुरु की महिमा है, रहस्यवादी भावना है, बाह्य आडंबरों का खंडन किया है, वर्ण व्यवस्था का समर्थन इन्होंने नहीं किया, तो ये हो जाएगा। कबीर की उलटवांशियों में कौन सा रस प्रमुख है? तो अद्भुत रस प्रमुख है उलटवांशियों में, अद्भुत है, विस्मय है। 17 तक प्रश्न हो गए हैं। फिर आगे देखो आप, 18 का प्रश्न देखिए, इन संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि कौन थे? सर्वाधिक शिक्षित कवि तो ये सुंदरदास थे। सुंदरदास सर्वाधिक शिक्षित कवि हैं। कबीर परिचय के लेखक कौन है? तो कबीर परिचय के लेखक है वो अनंतानंद है, पिछली बार पूछा था। संत दादू दयाल की रचनाओं का प्रामाणिक संकलन दादू दयाल निम्न में से किसके द्वारा संपादित ग्रंथ है? तो दादू दयाल है वो परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित है, परशुराम चतुर्वेदी। फिर रज्जब ने दादू की रचनाओं का संपादन किस नाम से किया? तो ये अंगवधु के नाम से किया, अंगवधु। ये हरडेवाणी है, हरडेवाणी है वो संतदास और जगन्नाथ दास ने किया, और उसको संशोधित किसने किया? रज्जब जी ने किया। फिर देखो, संत कबीर पुस्तक किसने लिखी? तो संत कबीर रामकुमार संत बन गया, तो रामकुमार वर्मा है वो संत कबीर, और कबीर आ जाए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, केवल कबीर आए तो। आखिरी कलाम में किसका वर्णन है? आखिरी कलाम है वो जायसी की रचना है, और इसमें कयामत का वर्णन है, कयामत का वर्णन। आखिरी कलाम, अखरावट और पद्मावत, ये 3 रचनाएं हैं वो रामचंद्र शुक्ल ने जायसी की मानी। पद्मावती के पिता का नाम क्या था? तो गंधर्व सेन, गंधर्व सेन, ये गंधर्व सेन है। कौन सा क्रम रचना काल की दृष्टि से ठीक है? तो इसमें रचना काल की दृष्टि से देखिए आप, रचना काल की दृष्टि से तो चंदायन, मृगावती, पद्मावत और मधुमालती, ये है चंदायन, मृगावती, पद्मावत और मधुमालती। ये क्रम है, वो भी कई बार पूछ लेते हैं, तो क्रम में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। फिर अगला प्रश्न देखिए 26 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो है ना इन प्रश्नों को देखा करें। अभी 5 टेस्ट है वो फुल टेस्ट हैं, वो 5 हैं, तो 5 फुल टेस्ट आपको बताएंगे, और उनका पूरा सॉल्यूशन है वो यूट्यूब पर होगा। मैं आपको बता दूं कि आधार क्लासेज में ऑफलाइन टेस्ट होते हैं, 15 दिन से एक टेस्ट होता है, 5 विकल्प हैं, 5 विकल्पों वाली ओमार शीट है, उस पर टेस्ट होता है। और
टेस्ट है वो कोई भी जैसे पढ़ा हुआ कोई भी स्टूडेंट हमारा है वो टेस्ट दे सकता है और अपना जजमेंट कर सकता है कि उनकी रैंक कौन सी आएगी। तो रैंक सहित है वो उसमें बताया जाता है। अब 15 दिन बाद में टेस्ट होगा, आज से आप जोड़ लीजिए, यानी इस संडे को लेकर के अगले संडे को टेस्ट होगा। संडे को ही ज्यादातर टेस्ट होता है। तो यहां रहने वाले जो विद्यार्थी हैं झुंझुनू में विशेष रूप से या झुंझुनू के आसपास रहने वाले हैं तो वो हाउसिंग बोर्ड आधार क्लासेज है उसकी विजिट कर सकते हैं, या जो इसमें फोन नंबर दिए हुए हैं उस पर फोन करके आप पूछ सकते हो और आप टेस्ट में इंक्लूड हो सकते हैं। 120% का टेस्ट होता है। अब अगला जो टेस्ट है ना वो काव्य शास्त्र का होगा। पहले ही मैं आपको बता देता हूं, काव्य शास्त्र उसमें पूरा काव्य शास्त्र आएगा। सेकंड ग्रेड का टेस्ट है वो अलग होगा, फर्स्ट ग्रेड का अलग होगा। ये कंबाइंड है, ये फर्स्ट ग्रेड के लिए भी है और सेकंड ग्रेड के लिए भी है। तो आप हैं वो इसमें हिस्सा ले सकते हैं, किसी दूसरे को भी बता सकते हैं और जीएस हिंदी क्लासेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जीएस हिंदी क्लासेज टेलीग्राम से आप जुड़ जाएं और कोई भी सूचना है वो प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम से जुड़ोगे तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा टेस्ट कब होगा और उसका सिलेबस क्या है। तो ये पूरी तरह से उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे कैंडिडेट बैठते हैं और ये इनामी टेस्ट भी है। जो फर्स्ट रैंक प्राप्त करता है उसको 500 रुपए नकद इनाम दिया जाता है, बाकी के 5 हैं उनको अच्छा पेन दिया जाता है। तो इनाम ही होता है और ये आप दे सकते हैं। भाई अगर आप मान लीजिए बहुत अच्छे हैं और अच्छी तैयारी आपने कर रखी है तो आपका किराया तो निकल ही जाएगा, ठीक है ना। तो आप जो है ना वो ये टेस्ट है वो दे सकते हैं और इसमें अथवा जो है वो आपकी रैंक है वो उसका पता चल जाएगा कि आपकी रैंक है वो कौन सी है। तो ये आप कर सकते हैं और पूरे 120 प्रश्न है, ठीक है। रही बात इसकी कि अब ऑनलाइन अगर आप पढ़ रहे हैं तो टेस्ट सीरीज है उस पर काफी भारी छूट आने वाली है होली पर, तो आप तब खरीद लें। राधिका टेस्ट सीरीज फर्स्ट ग्रेड के लिए है और मैथिली टेस्ट सीरीज है वो सेकंड ग्रेड के लिए है। नई टेस्ट सीरीज जो है फर्स्ट ग्रेड की वो भी लॉन्च होने वाली है। हाँ, उसमें भी आपको काफी फायदा होगा। तो पहले आप पढ़ लें लेकिन और उसके बाद में टेस्ट दें तो ही आपको फायदा होगा। तैयारी के साथ आए, टेस्ट दें और अपना सिलेक्शन करवाएं। ये देखिए यहां अगला प्रश्न देखो आप कि कबीर परिचय के लेखक अनंतानंद होइगे। संत दादू दयाल की रचनाओं का प्रामाणिक संकलन, ये दादूलाल परशुराम चतुर्वेदी हो गया। रजब ने ये हरडेवाणी नहीं बल्कि अंगवधु हो गया, ठीक है। इसके बाद में देखो संत कबीर वाला आखिरी कलाम वाला हो गया। पद्मावती के पिता का नाम, कौन सा क्रम रचना काल। हम ऊपर वाला ये प्रश्न कर रहे थे। ये देखिए आप 26 का प्रश्न देखिए। अब 26 का प्रश्न, सो दिल्ली असनी बहुदेश को ने बहुरा कहे सनेसु में दिल्ली किसका प्रतीक है, तो परलोक का। ये किसका प्रतीक है, परलोक का प्रतीक है। पद्मावत में वर्णित रत्नसेन, पद्मावती, तोता और नागमती के प्रतीकों का सही क्रम है। तो ये देखिए रत्नसेन है वो मन का प्रतीक है और फिर इससे प्रश्न हो जाएगा पद्मावती है वो बुद्धि का, ये सात्विक बुद्धि है, ये सांसारिक बुद्धि नहीं है, सांसारिक बुद्धि है उसका प्रतीक है वो नागमती है। तो यहां बुद्धि मानना पड़ेगा हमें। और तोता है हीरामन वो गुरु का प्रतीक है। नागमती है वो सांसारिक आकर्षण का प्रतीक है। अलाउद्दीन खिलजी है वो माया के प्रतीक है, वो माया के प्रतीक। राघव चेतन है वो आसुरी शक्ति के प्रतीक है, शैतान का प्रतीक है। तो इसलिए ये अलग अलग जो है वो इसमें दे रखे हैं और ये आपको ध्यान में रखना है। रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने रत्नसेन को आत्मा और पद्मावती है उसको परमात्मा का प्रतीक माना है। सूफी काव्य धारा की रचनाओं का सही कालक्रम बताइए। ये सूफी काव्य धारा 28 का प्रश्न है। सूफी काव्य धारा का आपको बताना है। तो इसमें ये पहला ही है, चित्रावली, ज्ञानदीप, हंस जवाहिर और इंद्रावती, ये पहला। 28 के बाद में देखिए 29 का प्रश्न, सूरदास किसके शिष्य थे, तो वल्लभाचार्य के। और अष्टछाप के कवि हैं उसमें शामिल थे और उसमें सबसे प्रमुख थे, वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास को किस महाकवि की वंश परंपरा में माना जाता है, तो चंद बरदाई। इन्होंने ऐसा जो है वो अपनी रचना में खुद ने बताया है, चंद बरदाई का वंशज बताया। साहित्य लहरी में सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है। यह कथन किसका है, कथन नहीं समझ में आए तो आचार्य शुक्ल करने पर कुछ प्रश्न है वो आपके सही हो सकते हैं। यदि इस्लाम ने भी आया होता तो भी भक्ति साहित्य का बार आना वैसा ही होता जैसा आज। ये किसकी पंक्ति है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की।
ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। फिर इसके बाद में देखो 33वां प्रश्न, 32 का हो गया है। 33वां प्रश्न देखो, तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? तो तुलसीदास है वो अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? तो नाभादास ने कहा भक्तमाल में। इनमें से रीति सिद्ध कवि कौन है? तो रीति सिद्ध है वो बिहारी है। गणानंद है वो रीति मुक्त है। देव और पद्माकर है वो रीतिबद्ध है। फिर देखो कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो ये काव्य का प्रेत है वो केशव को कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत केशव को रामचंद्र शुक्ल ने कहा, ठीक है। और गद्य का प्रेत है वो अज्ञेय को कहा जाता है। प्रेम मार्ग का ऐसा धीर प्रतीक जबादानी रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। तो ये कथन है वो किसका है? तो आचार्य शुक्ल का है। आचार्य शुक्ल। रीतिकाल में राष्ट्रीयता की भावना जगाने वाला कवि कौन था? तो ये सीधा ही पड़ा है भूषण। भूषण की 3 रचनाएं हैं वो आपको याद रखनी है। बिहारी सतसई इनमें से किस वर्ग में आता है? तो बिहारी सतसई है वो मुक्त काव्य की श्रेणी में आता है। ये मुक्त काव्य है। देव के किस ग्रंथ में रात दिन के भोग विलास की दिनचर्या है? तो अष्टयाम में है। अष्टयाम देव की रचना। ये 40 प्रश्न हो गए हैं। इसके बाद में 41वां प्रश्न देखिए, इनमें से फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में कौन काम नहीं करता था? तो इंशाअल्लाह खां। गिलक्राइस्ट वहां थे ही, सदल मिश्र थे ही, लल्लूलाल थे ही, इंशाअल्लाह खां नहीं करते थे। ये तीनों हैं वो वहां काम करते थे। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में 1800 ईस्वी में हुई। राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद। इसको आप ऐसे याद रखोगे, सपना भोज का सबका सपना है कि हम सितारे हिंद बने, यानी हिंद है ये हिंदी नहीं है, सितारे हिंद, कि हम जो है वो सितारे हिंद, सितारा बनने किसका सपना सबका है। तो राजा भोज का सपना है वो सितारे हिंद का। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल। ये पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति है वो भारतेंदु की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र। नव भक्तमाल के रचयिता कौन है? तो नव भक्तमाल के रचयिता राधाचरण गोस्वामी है। राधाचरण गोस्वामी। ऐसे आपको याद रखना है। भक्तमाल है उसके नाभादास हैं, और भारतेंदु है वो उत्तरार्ध भक्तमाल के हैं। उत्तरार्ध भक्तमाल, उत्तरार्ध भक्तमाल के। गुप्त जी ने कितने महाकाव्यों की रचना की? तो 2 की। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1912 में। 1912 है। साकेत का 9वां स्वर्ग किसे समर्पित है? तो उर्मिला को। उर्मिला के विरह का वर्णन किया गया। द्विवेदी युग को अन्य किस नाम से अभिहित किया जाता है, यानी कहा जाता है? तो द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है। 48 का प्रश्न देखिए, जागरण सुधार काल, ये डॉक्टर नगेंद्र के विभाजन में है, काल विभाजन में। फिर देखो, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, ये पंक्तियां किस काव्य कृति की हैं? तो यशोधरा की। यशोधरा मैथिली शरण गुप्त। इनमें से किस कवि का जीवन काल 1886 से 1964 ईस्वी है? मैथिली शरण गुप्त का है। छायावाद तत्वतः प्रकृति के भी जीवन का उद्गीत है। तो गीत कौन गाती हैं? औरतें। तो ये महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। प्रकृति का सुकुमार कवि है वो सुमित्रा नंदन पंत है। सुमित्रा नंदन पंत, तो इसलिए पंत होगा। निराला द्वारा संपादित पत्रिका समन्वय का संबंध है। तो ये रामकृष्ण मिशन से। रामकृष्ण मिशन। आधुनिकता, समसामयिकता, स्वच्छंदता और बौद्धिकता में नए कवियों का गोरखनाथ किसे कहा गया है? तो निराला को कहा गया है। ये निराला को कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न देखो, छायावाद का विष्णु किसे कहा गया है? तो ये पंत को कहा गया है। विष्णु किसको? पंत को। उसके बाद में देखो, शमशेर बहादुर सिंह किस सप्तक के कवि हैं? तो बहादुर है वो कदो है, दूसरा के ग्रां जाके बहादुरी दिखाओ, जदो है या आपके ग्रां, तो दूसरा के ग्रां। तो ये दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। दूसरा सप्तक, इसमें बी होगा। दूसरा सप्तक। दूसरा सप्तक। आत्मनिपद के लेखक कौन है?
तो आत्मनेपद के लेखक हैं वो अज्ञेय हैं। समय देवता कविता के रचयिता कौन है? ये कविता है, इसमें तो गिरिजा कुमार माथुर, गिरिजा कुमार माथुर। नकेनवाद क्या है? तो नकेनवाद है वो एक काव्य धारा है। ऐसे प्रश्न भी पूछ लेते हैं। नकेनवाद एक काव्य धारा, नई कविता की विशेषता है। पूरा देखें, आपको अच्छे प्रश्न मिलेंगे आगे, अच्छे प्रश्न भी हैं, थोड़े से हार्ड भी हैं। नई कविता की विशेषता है, नई कविता का कोई दर्शन नहीं है, अश्लीलता है, छंदहीनता है, तो उपयुक्त सभी। इसमें चौथा नंबर होगा डी। प्रेमचंद का प्रेमाश्रम किस समस्या पर आधारित है? किसान समस्या पर। मां व भिखारिणी उपन्यास किसने लिखे? तो विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक ने। दिल्ली ऊंचा सुनती है, कसम न ऊंचो सुना लागो। तो ये देखिए आप, दिल्ली ऊंचा सुनती है, संस्कार को नमस्कार व रावण लीला की सृजन करती है। तो कुसुम कुमार, कुसुम कुमार लगाया हुआ है, ये लेखिका है। पृथ्वीराज की आंखें, रेशमिटाई, रेशमिटाई कुर्बान ली राम कुमार वर्मा। सप्त किरण, चारू मित्रा नामक एकांकियों के रचनाकार हैं राम कुमार वर्मा। ये देख लो आप, राम कुमार वर्मा, ये राम कुमार वर्मा है। फिर देखो, रामचंद्र शुक्ल के मनोविकार संबंधी निबंधों में कौन सा शामिल नहीं है? तो करुणा, घृणा, ईर्ष्या, ये शामिल है, बात नहीं है। कूटज व शोक के फूल निबंध किसने रचे? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद में अगला प्रश्न देखो, गोरखनाथ के बारे में असत्य कथन है, ये पूरा देखना पड़ेगा। गोरखनाथ के बारे में असत्य कथन है। मिस्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कहा, यह सही है। गोरखनाथ को हठ योग का प्रवर्तक माना जाता है, यह भी सही है। गोरखनाथ का संपादन गोरखबानी का पीतांबर दत्त बड़तवाल ने किया, यह सही है। शुक्ल जी के अनुसार शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और महिमा मंडित भारतवर्ष का कोई दूसरा नहीं हुआ। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, यह शुक्ल ने नहीं कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, यह द्विवेदी ने कहा है। तो यह उत्तर हो जाएगा, ठीक है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। निम्न में से हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से ग्रंथ के लेखक नहीं है। हेमंत कुकरेती, 2015 विजेंद्र स्नातक, रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी नहीं है। नंदुलारे वाजपेयी ने हिंदी साहित्य का इतिहास है, इस नाम से कोई भी किताब है वो इन्होंने नहीं लिखी है। नंदुलारे वाजपेयी ने नहीं लिखी। नंदुलारे वाजपेयी ने कौन सी लिखी है? हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, इन्होंने लिखी थी हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी ये लिखा था। फिर अगला देखो, आप पूरा देखते रहिए और आप अभ्यास कर सकते हैं। आदिकाल नामकरण के बारे में कौन सा विकल्प है सत्य है? यहां भी देखो आप, आधार काल मोहन अवस्थी सुमन राजे, महावीर प्रसाद द्विवेदी बीज वपन काल इंपॉर्टेंट है, पूछेंगे ये। प्राचीन काल शंभुनाथ सिंह, ये भी ठीक है। वीर प्रशस्ति युग राम प्रसाद मिश्र, ये सही नहीं है। थोड़ा सा मतलब ये आपको करवाया हुआ भी नहीं है, थोड़ा सा रेयर प्रश्न है, तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि वीर प्रशस्ति युग है। ये देखिए आप, वीर प्रशस्ति युग, ये विजेंद्र स्नातक ने कहा, विजेंद्र स्नातक। स्नातक और राम प्रसाद मिश्र इन्होंने संक्रांति काल का, संक्रांति काल, ये आपको याद रखना है। हालांकि पूछते बीज वपन काल या ऐसे ही है, लेकिन अब थोड़ा ट्रेंड बदल रहा है, तो बदलते ट्रेंड में आप क्या करें ये ध्यान में रखना है। अब 70 के प्रश्न में आएंगे। ये देखो 70 का प्रश्न, आदिकाल का नाम वीरगाथा काल नहीं रखा, यानी कौन सी किताबों के अनुसार नहीं रखा? 12 पुस्तकें हैं, उनमें से पदावली, ये विद्यापति पदावली है। कीर्तिलता, विजय पादरासो, हमीर रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमयंक, जस चंद्रिका है, ये नहीं है। वर्णरत्नाकर और उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये दोनों है वो गद्य रचनाएं हैं जिनको रामचंद्र शुक्ल ने इसका आधार नहीं माना। तो वर्ण रत्नाकर है वो ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है, जो ज्यादातर मैथिली में है। मैथिली का इसे विश्वकोश भी कहा जाता है। डॉक्टर हरदेव बारी ने अपभ्रंश का स्वर्णकाल माना है 7वीं से 11वीं शताब्दी को।
जैन साहित्य के बारे में असत्य कथन है। तो इसमें देखो, जैनों का प्रभाव पूर्वी भाग में नहीं था, पश्चिमी भाग में था। पश्चिमी, ये गुजरात और राजस्थान में अधिक थे। बुद्धिरास भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार शालिभद्र सूरी हैं, ठीक है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इनको पहला कवि भी माना था। श्रावकाचार के रचनाकार देवसेन है, ये भी सही है। श्रावकाचार को हिंदी की पहली पुस्तक मानी जाती है। चंदनबाला रास व जीवदया रास के रचनाकार आशुग हैं, तो ये भी सही है। और बाकी क्या है, वो सही है। और नाथ जो है ना, उन्होंने भी पश्चिम में प्रचार किया। उनका जो क्षेत्र है वो राजस्थान और पंजाब था, और पूर्वी भाग में है वो सिद्धों ने किया, सिद्धों का पूर्वी भाग में। तो ये आपको याद रखना है। 73 का देखो, पृथ्वीराज व उनके ग्रंथ के बारे में असत्य कथन है। चंद्रवरदाई का नाम, मूल नाम बलिदे, ऐसे भी आ जाए तो भी ये एक ही बात है, कुछ है नहीं, ये भाषा में अंतर है। ये देखिए आप, पृथ्वी भट्ट था, ये सही है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे पिंगल शैली का तथा बच्चन सिंह ने इसे डिंगल शैली का माना है, ये भी ठीक है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी डिंगल शैली का माना है, उन्होंने अपभ्रंश का भी माना है रामकुमार वर्मा ने। पृथ्वीराज रासों में कुल 69 सर्ग हैं तथा 68 प्रकार के छंद हैं, जिनमें मुख्य रूप से कवित, छप्पे, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्य है। पृथ्वीराज मुख्य रूप से तोमर छंद के विशेषज्ञ थे, ये गलत है। तोमर छंद के नहीं थे, छप्पे के थे। छप्पे ऐसे लिखेंगे, छप्पे छंद के, जो किससे बना, रोला और उल्लाला से, छप्पे। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के बारे में असत्य कथन है। शिव सिंह सेंगर ने चंद्रवरदाई को छप्पे छंदों का राजा तथा नामवर सिंह ने छंदों का राजा कहा, यह आपको याद रखना है। इसका प्रमुख सर्ग कैमास वध है, जिसमें कैमास के कामांध होने के कारण पृथ्वीराज चौहान ने इसका वध कर दिया था, और उसका ही परिणाम उसको भुगतना पड़ा कि उनका भी वध ही हुआ। ये मान लो आप, वध ना तो हत्या मान लो, कुछ भी मान लो, हत्या हुई, तो ये कारण रहा। चंद्रवरदाई ने स्वयं ही इस ग्रंथ को पूरा किया, ये गलत है, बल्कि इसके पुत्र जलहण ने पूरा किया था। जलहण ने पूरा किया कैमासवत। शुक्ल जी ने इनको पहला महाकवि तथा ग्रंथ को हिंदी का पहला महाकाव्य कहा है, ये पहले आई गया। फिर अगला देखो, परमाल रासो के बारे में सत्य कथन है। परमाल रासो 13वीं शताब्दी में रचित वीर गीत है। जगनी किसके रचनाकार है, ठीक है, जगन्न प्रायमाल भाव है। उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड में वर्षा ऋतु में गाया जाता है, ये भी सही है। चार्ल्स इलियट ने 1865 में इसका प्रकाशन करवाया। चार्ल्स इलियट जो फर्रुखाबाद के कलेक्टर थे, उन्होंने इसका प्रकाशन वहां बुंदेलों को बुलाकर, हरबोलों को बुला करके करवाया था। सभी कथन सत्य हैं, ये सारे कथन है वो सत्य हैं। 75 में देखिए, सारे कथन सत्य। फिर इसके बाद में देखो, विद्यापति के अधिकतर पद श्रृंगार के ही हैं, जिसमें नायिका राधा और नायक कृष्ण है। विद्यापति को कृष्ण भक्तों के परंपरा में नहीं समझना चाहिए, तो यह कथन है वो शुक्ल जी का है, रामचंद्र शुक्ल का। यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है, तो ये इन्हें श्रृंगारी कवि मानते हैं, यह आपको याद रखना है। फिर देखो, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है तो वीर। एक एक रस आ जाए तो वीर, दो आए तो वीर और श्रृंगार। प्रमुख रूप से दो थे, इसमें देखो एक ही दिया हुआ है, और एक एक दिया हुआ है तो वीर रस करेंगे। भक्ति काल के बारे में असत्य कथन है। भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई, सही है। भक्ति भावना के बीज तो वैदिक साहित्य में ही मिल जाते हैं, ये भी सही है। भक्ति का उदय दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यकाल में हुआ, ये भी सही है। शुक्ल जी ने भक्ति काल का वेद वाक्य बीजक ग्रंथ को कहा, यह गलत है। बीजक को नहीं कहा, पद्मावत को कहा। पद्मावत को कहा था। 78 का प्रश्न देखिए आप, पद्मावत। फिर अगला प्रश्न देखो, निन्यानवे से कबीर पूर्ववर्ती संत है, तो ये संत जयदेव हैं, ये कबीर के पूर्ववर्ती थे। ये देखो आप, 99 से रचनाओं के बारे में असत्य कथन है। संत रज्जब अंग वधु सबंगी वाणी है। संत सुंदरदास, सुंदर विलास, ज्ञान समुद्र, ये दोनों सही हैं। फिर आगे के विकल्प देखो 80 के प्रश्न में। 80 के प्रश्न में ये देखो आप, संत मलूकदास,
ज्ञानबोध, अलख बावनी, पुरुष विलास, रामावतार लीला, संत चेतनदास, राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग। ये संत चेतनदास की रचनाएं नहीं है, बल्कि ये जो रचनाएं हैं वो अक्षर अनन्य की है। अक्षर अनन्य, ये रचनाएं किसकी हैं? अक्षर अनन्य। सूफी काव्य धारा के प्रथम कवि मानने के बारे में असत्य कथन है। नगेंद्र व गणपति चंद्रगुप्त असाहित्य को मानते हैं, सही है। महादेव वर्मा, मुल्ला दाऊद, ऐसा कुछ नहीं है। मुल्ला दाऊद है, इनको डॉक्टर रामकुमार वर्मा मानते हैं, रामकुमार वर्मा। बाकी के सही है। रामचंद्र शुक्ल कुत्ता लगावई है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, वो ईश्वरदास को मानते हैं। फिर देखो, वियोगी हरि ने नंददास की किस रचना को हिंदी का गीत गोविंद कहा? तो रास पंचाध्यायी को कहा। रास पंचाध्यायी जो रोला छंद में है, रास पंचाध्यायी, जिसके कारण ही नंददास को जड़िया कवि कहा जाता है। किस संत कवि को भारतीय लूथर की उपमा दी गई है? तो ये कबीर को दी गई है। ये किसको? कबीर को। सर्वाधिक प्रेमाख्यान काव्य ग्रंथों के रचयिता हैं, तो ये जान कवि है। इन्होंने कुल 78 रचनाएं की, जिनमें से 29 हैं वो प्रेम ग्रंथ हैं, प्रेमाख्यानक है 29। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा है वो इन्होंने लिखे। ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? बहुत सामान्य प्रश्न भी पूछ सकते हैं। संत कवि, संत कवि है, इनको ज्ञानमार्गी शाखा में लिया जाएगा। फिर देखो, पद्मावती को अन्योक्ति या समासोक्ति काव्य कहने वाले आलोचक हैं, तो ये रामचंद्र शुक्ल है, रामचंद्र शुक्ल है। ये 86 प्रश्न हो गए हैं, आपको 120 प्रश्न पूरे मिलेंगे। तो ये तभी तो मैं कह रहा हूं कि आप जीएस हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, करवाएं भी, और राधे रानी है उनमें थोड़ा विश्वास रख करके तैयारी करें, सिलेक्शन हो जाएगा। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड है, इनकी सीटें वो भी बढ़ सकती हैं। तो आप जो है वो ये ध्यान से देखें, और ये खुद पहले अपना मन में जचा लें कि ये प्रश्न है क्या, ये उत्तर है क्या, ये उत्तर है क्या, तो आपको भी जो है वो आप इसको जज कर सकेंगे। ठीक है। और ये पेपर है वो आप टेलीग्राम, जीएस हिंदी क्लासेस टेलीग्राम है, उस पर देख सकेंगे पूरा पेपर। पूरा पेपर है वो जीएस हिंदी क्लासेस टेलीग्राम पर देख लेंगे। भक्ति द्राविडी उपजे लाए रामानंद किसकी उक्ति है? तो ये सत्येंद्र की है, डॉक्टर सत्येंद्र। वैसे ये उक्ति है वो कबीर की है, लेकिन उन्होंने कबीर ग्रंथ में डॉक्टर सत्येंद्र ने इसका उल्लेख किया, इसलिए इन विकल्पों में डॉक्टर सत्येंद्र होगा। फिर अगला देखो, तुलसीदास की समन्वयवादी दृष्टि में निम्न में से कौन सा तत्व शामिल नहीं रहा? यानी किन दो का उन्होंने समय नहीं कहा? तो निर्गुण और सगुण का किया, अभ्रंश और अवधि का नहीं किया। अभ्रंश और अवधि का नहीं किया, अवधि और संस्कृत का किया, ज्ञान और भक्ति का किया, शैव और वैष्णव का किया। कौन ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है? तो ये मध्वाचार्य है, ब्रह्म संप्रदाय। निम्न में से अलंकार से संबंधित ग्रंथों में शामिल नहीं है, तो ये इजी प्रश्न हो गया। छंदोर्णव पिंगल, ये देखिए आप, छंदोर्णव पिंगल है, ये अलंकारों से संबंधित नहीं है, छंदों से संबंधित है। बाकी सभी हैं वो अलंकारों से संबंधित है। 91 का प्रश्न देखो, रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? तो ये देखिए आप, आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने, आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने श्रृंगार काल कहा। रीतिकाल है वो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, और मिश्र बंधुओं ने इसको अलंकृत काल कहा। मिश्र बंधु हैं, उन्होंने अलंकृत काल, मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा। तो यह आपको ध्यान रखना है। और रमाशंकर शुक्ल रसाल है, इन्होंने कलाकाल कहा, इन्होंने कलाकाल। फिर अगला देखो आप, रीति, ये देखो आप, इनमें से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? तो ललित ललाम नहीं है, ये मतीराम की है, मतीराम की रचना। मतीराम ऐसे याद रखोगे कि ललित ललाम दोनों हैं, वो किसके पर्यायवाची शब्द है? सुंदर। तो बताओ, तन सुंदर होना चाहिए या मन या बुद्धि? तो बुद्धि सुंदर होनी चाहिए, और मति मानी बुद्धि। तो ललित ललाम है वो मतीराम की रचना है। रीतिकाल को काव्य विलास युग किसने कहा? तो सत्यकाम वर्मा ने काव्य विलास युग का। और इसके बाद में देखिए आप,
94 समुझे कविता घन आनंद की ही आंखी नेह की पीरत की। उक्त कथन किसका है? तो इनके जो प्रशंसक थे वो ब्रजनाथ थे, तो ये ब्रजनाथ का कथन है। ब्रजनाथ, ये रहा डी, 94 में डी देखिए आप, ब्रजनाथ, तो ये ब्रजनाथ है। निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुने। रीतिकालीन आचार्यों ने सभी संप्रदायों पर विचार नहीं किया। रीतिकालीन आचार्यों सांस्कृतिक आचार्यों की तरह मौलिकता दिखाते थे। यहां सांस्कृतिक का मतलब संस्कृत के, ये मतलब है इसका। मौलिकता दिखाते तो नहीं दिखाते, यही उत्तर होगा। इन्होंने नकल की है केवल। रीतिकाल में श्रृंगार चित्रण का दौर था, आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल नाम दिया, ये सही है। इसके बाद में देखो 96 है। इनमें से कवि घनानंद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? उनकी कविता तत्कालीन दरबारी कवियों से सर्वथा भिन्न थी, सही है। वे प्रेम की पीर के कवि थे, ये भी सही है। भाषा की अभिधा शक्ति का सुंदर प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया, नहीं। इनकी भाषा लाक्षणिक है, ये देखो लक्षणा शब्द शक्ति है। विरोधाभास उनका अत्यंत प्रिय अलंकार है, ये सही है। विरोधाभास में कोई दिक्कत नहीं है, ये एकदम सही है। लेकिन अभिधा वाला है वो सही नहीं है, क्योंकि ये तो लाक्षणिक मूर्तिमरता थे, ठीक है। प्रयोग व चित्र भी इनकी विशेषता है। फिर अगला प्रश्न देखो, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं में से मानना चाहिए। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि रीतिकाल का प्रवर्तक भी किसको मानते हैं? मतीराम को। कुछ प्रश्न है वो परीक्षा में आपके इसके आ सकते हैं, इसलिए आप ध्यान से देख लें। जो आपको नोट करना वो नोट भी कर लें, और एक दो बार वीडियो जरूर देख लें, पूरा देखें। भूषण बिनो ने विराजी कविता वनिता मित, उक्ति में कवि केशव ने अपनी कैसी अभिरुचि प्रकट की है? तो अलंकार प्रियता प्रकट की है। अलंकार प्रियता पूछा हुआ प्रश्न, ठीक है। भूषण बिनो ने विराजी कविता वनिता मित। निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? तो सेनापति ने नहीं की है, बाकी तीनों ने सतसई की रचना की है। जयशंकर प्रसाद जी की किस रचना को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है? यह आगे एक तो आंसू को कहा जाता है, आंसू, ये देखो आंसू, आंसू को कहा जाता है। पंत जी की छायावादी रचनाओं का सही क्रम है, तो इसमें उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, ये पहला ही है। 101 में देखिए पहला, 101 में पहला है। ये 1920 में उच्छ्वास, जो इनकी पहली छायावादी रचना थी। ग्रंथि ये भी 20 में है, लेकिन इसके बाद की है। वीणा है वो 27 की है, 1927 वीणा। और पल्लव है ये 28 की है, और गुंजन 32 की है। पल्लव 28, ये इनका पहला काव्य संग्रह है पल्लव, और गुंजन है वो 32, गुंजन 32। तो ये क्रम है वो थोड़ा सा आपको ध्यान में, अगर क्रम पर भी एक आध प्रश्न, एक दो प्रश्न वो पूछ लेते हैं, ठीक है। उच्छ्वास है वो प्रथम छायावादी रचना है, और पल्लव है वो पहला काव्य संग्रह है। और ये छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो भी इसको कहा जाता है, घोषणा पत्र। पल्लव यानी पत्ता ही भाई घोषणा करें कि बसंत आ गई। सियाराम शरण गुप्त के बारे में असत्य कथन है। इनकी विचारधारा गांधी जी से प्रभावित होने के कारण इनको आधुनिक कविता का बाबू भी कहा जाता है, सही है। इनका काव्य अनुभूति और आस्था का काव्य है। युद्ध और संघर्ष के इस युग में भी ये प्रेम, करुणा, सद्भाव और शांति का ही संदेश देते हैं। नकुल रचना गणेश शंकर विद्यार्थी को आधार बनाकर लिखी गई है, नहीं, नकुल प्रिय है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में मौर्य विजय है, आत्मोत्सर्ग, मृण्मयी, बापू, नकुल। देखो ये आगे इसमें से कोई एक पूछ लेंगे, तो आपको ये विकल्पों पर ध्यान देना है। छायावादी काव्य प्रवृत्ति नहीं है। प्रेम का उदात्त चित्रण, आत्मा अभिव्यक्ति की प्रधानता, प्रकृति का सामान्य चित्रण नहीं है। ये देखिए प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण है। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम है। अब ये प्रकाशन वर्ष है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। 104 का प्रश्न देखिए आप, 104 का प्रश्न, तो मिलन है वो 1917 में है, पथिक है वो 20 में है, ये 17 में, 1917, ये 1920 में, मानसी 1927 में, स्वपन 1929 में। ये पहला ही उत्तर होगा।
तो इसमें ये खंडकाव्य मानसी है वो फुटकल रचनाओं का संग्रह है। फिर देखो छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किस काव्य की कृति को कहा जाता है? तो झरना को कहा जाता है। झरना है वो प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार है। 105 प्रश्न हो गए। फिर 106 का देखो, ये 106, ये हृदय नहीं है पत्थर है, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये प्रसिद्ध काव्य पंक्ति है वो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की है। प्रगतिवादी काव्य दृष्टि है तो वर्ग चेतना प्रधान है। इसमें दो वर्गों का होना जरूरी है, निम्न वर्ग और उच्च वर्ग, पूंजीपति वर्ग। किस छायावादी कवि को आचार्य शुक्ल ने सर्वाधिक महत्व दिया है? तो छायावादी कवियों ने सुमित्रानंदन पंत को दिया है सर्वाधिक महत्व। फिर 109 का प्रश्न देखो, निम्न में से उपन्यासों के बारे में असुमेलित है। अलका सरावगी, कली कथा वायपास, सही मृदुला गर्ग, बेतवा बहती रही, कृष्णा सोपती जिंदगीनामा, ममता कालिया, एक पत्नी के नोट्स। मृदुला गर्ग बेतवा बहती रही ये नहीं है, बेतवा बहती रही ये मैत्रेयी पुष्पा की रचना है। 109 का देखिए, मैत्रेयी पुष्पा है। मृदुला गर्ग है, इसकी है उसके हिस्से की धूप, ये मैत्रेयी पुष्पा है, मैत्रेयी पुष्पा। और ये मृदुला गर्ग की उसके हिस्से की धूप, उसके हिस्से की धूप ये है। देखो कंपटीशन है ना, वो कोई इस तरह आनंद की वस्तु या इस तरह से नहीं है। हमें पढ़ना है लेकिन आनंद लेके पढ़ना है, और पूरा पढ़ोगे तभी आप ये परीक्षा है वो क्रैक कर पाओगे। इसलिए इस तरह की वीडियो है वो पूरी तरह से देखें, और इस तरह के अन्य वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। अभी मैं और भी जैसे ऑफलाइन जितने भी टेस्ट होंगे वो ऑनलाइन उसका सोल्यूशन करवाऊंगा, तो सोल्यूशन है उस पर आप बने रहिए, और सोल्यूशन को आप हल्के में नहीं लें, बल्कि उसमें सारे प्रश्न है वो देखें। और जीएस हिंदी क्लासेज उसको सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि उसमें आपको ये पेपर भी मिलेगा। तो ये चीजें हैं वो आपको देखनी है, और दूसरे को भी आप कोई आपका यानी आपकी कोई एक आदमी तो मानता होगा, या कोई एक कैंडिडेट कोई जिंदगी में एक तो ऐसा होगा जो आपकी बात मानता होगा, तो उसको आप सब्सक्राइब करें, और उसको ये भी कहें कि आपकी भी कोई एक मानता होगा, ठीक है ना। तो ये चैनल बनाएं और ये चैन बनाएं, और उसके बाद में जो है वो हम और आगे बढ़ेंगे, यानी आपको और अच्छे अच्छे वीडियो है वो देखने को मिलेंगे जो आपकी परीक्षा में सहायक हो सकते हैं। यानी बहुत सारा अच्छा मैटर है वो इस पे पढ़ा है, आप अच्छी तरह से देख सकते हो। जैसे फर्स्ट ग्रेड वाले हैं वो मैनेजमेंट का देखते हैं, एजुकेशनल मैनेजमेंट वाला है, तो 13 वीडियो इसमें हैं, वो पूरे आप नोट कर लें, उनमें सारा है जो सिलेबस के अनुसार है उसको आप छांट लो और वो पढ़ लो। वो शॉर्ट में पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। मैनेजमेंट भी इससे मैं आपको पढ़ाऊंगा इस चैनल पर भी, जीएस हिंदी क्लासेस पर, लेकिन अभी थोड़ा और वक्त लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये परीक्षा से ठीक पहले पढ़ाना है वो उचित रहता है, और ये क्यों उचित रहता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये देखिए आप उपन्यास के बारे में असत्य कथन है। हिंदी में प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास हृदय हारिणी किशोरीलाल गोस्वामी सही है। पत्र शैली में चंद हसीनों के खतूत पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। हिंदी में तिलिस्मी अय्यारी उपन्यासों के जनक गोपाल राम गयमरी है नहीं, ये जासूसी उपन्यासों के हैं। और इनके अय्यारी उपन्यासों के देवकी नंदन खत्री हैं, देवकी नंदन खत्री ये हैं। चंद्रकांता आदि इनके उपन्यास हैं। तो गोपाल राम गयमरी गागिरोसो क्या ना जासूसी, ये जासूसी उपन्यास, जासूसी उपन्यासों के जनक हैं। बालकृष्ण भट्ट ने उपन्यासों को मन को बहलाने वाली गुट्टिका कहा, तो ये सही है। फिर 101 का प्रश्न देखो, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियों में शामिल नहीं है। तीसरी कसम है, और यही है ना तीसरी कसम, उर्फ मारे गए गुलफाम। रसप्रिया है, आर पार की माला, इन्हें भी इंतजार है, ये नहीं है। इसमें उत्तर कौन सा होगा? बी होगा। ठुमरी अग्निखोर संवदिया इनके हैं। आदिम रात्रि की महक और मारे गए गुलफाम है। तो फणीश्वर नाथ रेणु, तो इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि आर पार की माला, इन्हें भी इंतजार है, ये शिव प्रसाद सिंह की है। शिव प्रसाद सिंह है, ये शिव प्रसाद सिंह है।
शिव प्रसाद सिंह है। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप भविष्य में देखेंगे क्या या मैंने जो कहा वो काम करेंगे क्या, आप कमेंट जरूर करें। ठीक है, फिर ये देखिए आप, क्योंकि आपको जैसे लाइव क्लास थोड़ा सा आप टाइम है उसका आप देखें, अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। जैसे मैं लाइव आकर के इसका कराऊं, अब बताओ आप इसमें कौन सा उत्तर, कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। और मैंने आपको बहुत शॉर्ट टाइम में आपका टाइम बचाते हुए जो है वो इसमें विश्लेषण करवाया है। टाइम बचाते हुए बहुत सारे प्रश्न हैं वो आप इसमें जो है वो जान सकते हैं, और अगले पेपर में तो और भी ज्यादा जान सकोगे। देखना आप अगला पेपर 15 दिन बाद में। न्यून में से कहानी व कहानीकारों के बारे में असत्य कथन है। वृंदावन लाल वर्मा एक टोकरी भर मिट्टी, यही नहीं है, ये नहीं है, ये स्प्रे की है। एक टोकरी भर मिट्टी है, ये स्प्रे, माधवराव स्प्रे, ये 1901 में प्रकाशित हुई। माधवराव स्प्रे है, माधवराव स्प्रे, ये 1901 में। और लाला भगवान दीन की प्लेग की चुड़ैल है, लाला भगवान दीन प्लेग की चुड़ैल, इसको याद रखना है आपको। ये 1902 में है, ये 1902 में। और रामचंद्र शुक्ल इनकी एक ही प्रसिद्ध कहानी है, ये 1903 में है। और गिरिजादत्त वाजपेयी, ये पंडित पंडितानी, ये भी सही है, गौरीदत्त नाम भी मिलता है, तो एक ही बात है, गिरिजादत्त गौरीदत्त, क्योंकि पंडित पंडितानी ये गिरिजादत्त वाजपेयी नहीं, गिरिजादत्त वाजपेयी ये गौरीदत्त वाला दूसरा है, वो देवरानी स्थानी वाला, तो ये पंडित पंडितानी है, गिरिजादत्त वाजपेयी याद रखें। निम्न में से नाटक में नाटकों के बारे में असत्य कथन है, तो ये देखो शंकर शेष, एक और द्रोणाचार्य, शरद जोशी की यमगाथा नाटक, ये नहीं है इनका, शरद जोशी यमगाथा। मुद्रा राक्षस, तिलचट्टा, गिरिराज किशोर, बादशाह गुलाम बेगम, तो ये आप इसमें ध्यान में रखेंगे। शरद जोशी की यमगाथा नहीं है, यमगाथा है वो दूधनाथ सिंह की है, दूधनाथ सिंह। और शरद जोशी है इनकी, ये है एक था गधा, एक था गधा, ये है इनका। फिर ये डॉक्टर युगे युगे क्रांति टूटते परिवेश, किसके नाटक हैं, विष्णु प्रभाकर के हैं। इसको परीक्षा में प्रश्नों में से हटाया गया था क्योंकि ये इसका थोड़ा जो सीक्वेंस है ना वो गड़बड़ा गया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंधों में शामिल नहीं है। बादशाह दर्पण, उदयपुरोदय, कंकड़ स्तोत्र, ये है। समझदार की मौत है, होरी है अथवा होली है, ये होली है। पांचवें पैगंबर है, अंग्रेजी स्तोत्र है, कालचक्र है, नाटकों का इतिहास बाकी के हैं, ये नहीं है। समझदार की मौत है, तो समझदार कौन है, ये प्रताप नारायण मिश्र है, प्रताप नारायण मिश्र है वो समझदार है, प्रताप नारायण मिश्र। आप इन्हें पहचानने का प्रयास करें कि कम समय में प्रयास कौन कर रहा है, भुलावे में नहीं आए। निम्न में से निबंध एवं निबंधकारों के बारे में असत्य कथन है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे, आगरे की शाही इमारतें, सही है। बालकृष्ण भट्ट इंग्लिश पढ़े जो बाबू हो, भिक्षावृत्ति। आगे देखो फिर 115 का प्रश्न है, ये 115, ये देखिए इसकी। चंद्रधर शर्मा, गुलेरी, शिव शंभू का चिट्ठा इनका नहीं है, ये उत्तर होगा। शिव शंभू का चिट्ठा खेल तथा खेल तमाशा मान लो आप। बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमगन, नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, बनारस का बुढ़ापा, बुढ़वा मंगल, ये सही है। तो 115 का प्रश्न है, इसमें आप ये चंद्रधर शर्मा गुलेरिया इनका कछुआ धर्म और मारे सी मोही कूठाऊं, ये है। शिव शंभू का चिट्ठा तो हम जानते हैं बाल मुकुंद गुप्त का है, बाल मुकुंद गुप्त, ठीक है। तो ये आप याद रखें। ये देखिए 116 का प्रश्न, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथाओं का सही क्रम है। इसमें देखिए आप क्या बोलूं, क्या याद करूं, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, नीड़ का निर्माण फिर, तो ये नहीं बल्कि इसमें उत्तर है सी। क्या बोलूं, क्या याद करूं, ये सबसे पहला है
1969 ईस्वी में। उसके बाद में नीड़ का निर्माण फिर ये 1970 में। बसेरे से दूर ये 1978 और 77, कुछ जगह 77 भी मिलता है। और 10 द्वार से सोपान तक ये 1985 में। इस प्रकार से इसमें उत्तर कौन सा होगा? सी होगा। ये पहला भाग है, ये दूसरा है, ये बसेरे से दूर है वो तीसरा भाग है, और 10 द्वार से सोपान तक है ये चौथा भाग है। इस प्रकार से इसमें सी होगा उत्तर। ये क्योंकि हरिवंश राय बच्चन के बारे में पूछ सकते हैं, तो ये मैं आपको बता दूं कि ये सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सबके लिए जो है वो कॉमन पेपर है। फिर देखो आप, गदल कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? तो गदल कहानी के रचनाकार हैं वो गदल कहानी के रांगे राघव है, रांगे राघव। फिर है इसके बाद में जंक्शन कहानी के लेखक हैं, 118 का प्रश्न। तो जंक्शन कहानी के लेखक हैं वो मुक्तिबोध हैं, जंक्शन के मुक्तिबोध, ये नाम ऐसा है इसलिए पूछ सकते हैं। तो ये चीजें हैं वो आपको इसमें ध्यान में रखनी है कि कम समय में हम कैसे पढ़ें, क्योंकि अब जो है ना वो ज्यादा लाइव आने का वो मेरी समझ में ज्यादा उपयुक्त नहीं है कि आपसे प्रश्न पूछें फिर आप बताएं, फिर ये बहुत अच्छा, ये कमेंट पढ़ूं मैं 2 मिनट, उसके बाद में एक प्रश्न आए, ठीक है ना। यहां हमने कम समय में 120 प्रश्न कर लिए हैं। ये जो लाइव है उसमें मैराथन में जो है ना वो इसमें 3 घंटे लगा सकते हैं मैराथन में। तो समझने का प्रयास करें, भुलावे में नहीं आए, क्योंकि सिलेक्शन आपको करवाना है और परीक्षा आपको देनी है, सिलेक्शन आपका ही होगा। बस थोड़ा बहुत मैं अगर सहयोग कर सकूं तो मुझे खुशी होगी। पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र है तो यह हल्कू है, पूस की रात। समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं वो कमलेश्वर हैं। तो ये थे आपके 120 प्रश्न। अब आपको करना क्या है कि टेलीग्राम पर जो है वो इसका आपको पीडीएफ है वो मिल जाएगा, वो आप देख लें। और प्रश्न अगर आपको ये इसी तरह का सा पेपर आता है, बहुत ज्यादा क्लिष्ट भी नहीं आता और ये भी नहीं आता, तो आपके कितने प्रश्न सही हुए, ये 120 ही सही होने चाहिए। ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं वो सुन रहे होंगे, वो सभी कमेंट करेंगे कि उनके कितने प्रश्न सही हुए नाम सहित, तो मैं जान सकूं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए और आपने क्या किया। इसी तरह का पेपर है वो, लगभग साहित्य में से यही प्रश्न आएंगे। तो साहित्य है वो इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन करवाता है और बहुत आसानी से तैयार हो जाता है, जिससे हम डरते हैं ऐसी कोई बात इसमें है नहीं। तो ये अगला पेपर है वो भी आप जरूर देखेंगे। और अपना चैनल है ना उसको शेयर किया करो, ये आपका ही चैनल है, तो इसको थोड़ा बढ़ाएं और दूसरे वो भी फायदा ले सके। और चैनल अगर बढ़ता है तो मेरा भी जो है वो उत्साह बढ़ता है और मैं आपको ज्यादा से ज्यादा बताने का प्रयास है वो करूंगा। भविष्य में आप देखना परीक्षा से पहले आपको बहुत कुछ है वो बताया जाएगा। तो ये था आज का पेपर, 120 प्रश्न साहित्य के थे, जहां विश्लेषण की जरूरत थी वहां आपको बताया गया है। तो आपने बहुत धैर्य से देखा, पूरा अगर आपने देखा है तो निश्चित रूप से मैं ये कहूंगा कि राधे मां आप पर कृपा करे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।